हाय गाइस, दिस इज सीए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? आई होप सो एंड आई विश कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, अपने अपने घरों पे रह रहे हैं, अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। और मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। बट हैविंग सेड दैट कि स्ट्रगल टाइम है, बहुत ज़्यादा टफ पीरियड है, वी शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस ए 570 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Before I really jump into the standard, I will request everyone to subscribe our channel and please give this video a thumbs up and press the bell icon for the latest updates. तो चलो डिस्कस करते हैं SA 570. This standard on auditing is quite relevant for CA intermediate or inter, whichever you can correlate with. या तो आप इंटर ओल्ड कोर्स में होंगे या तो न्यू कोर्स में होंगे, तो accordingly. And this is also pretty much relevant for CA final. This standard, as you can see, is on going concern. Going concern क्या होता है? ठीक है, going concern means the entity will continue its business for foreseeable future. अब ये स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक ये स्टैंडर्ड देखा, इसका टॉपिक नाम देखा कि गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का ये मतलब है कि हम मान के चलेंगे कि एंटिटी जो जो बिजनेस कर रही है वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। इट विल इट विल कंटिन्यू इट्स बिजनेस फॉर फॉरसीबल फ्यूचर। हम जितना भी फ्यूचर देख सकते हैं, जितना भी हमें लगता है कि 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल जो भी हम देख सकते हैं, जो भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं, उतना तक ये बिजनेस चलने वाला है, उसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है, आपको याद होगा जब आप वंस अपॉन अ टाइम जब आप सीपीटी में थे, जब आप सीपीटी में थे तो आपने पढ़ा होगा 3 फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। 3 फंडामेंटल एजम्पशंस आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? CAG, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। आपने 3 एजम्पशन क्या पढ़ा था? कंसिस्टेंसी, एक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। तो ये तीसरा जो एजम्पशन था गोइंग कंसर्न वाला, इसी इसी एजम्पशन पे क्या बनाते हैं हम? बुक्स बनाते हैं। उसमें क्या बोलता है कि अगर अपना एंटिटी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है, हमने क्या बोला? गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि अपना एंटिटी चलेगा फ्यूचर में, जितना भी अपन फ्यूचर देख सकते हैं तब तक एंटिटी का बिजनेस चलेगा। ठीक है, एंटिटी का बिजनेस चलेगा मतलब एंटिटी लिक्विडेट नहीं होने वाला। फॉर दैट टाइम पीरियड एंटिटी का बिजनेस लिक्विडेट नहीं होने वाला है। उसी को क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। और अपना अकाउंटिंग भी उसके बेसिस पे होता है। अपना अकाउंटिंग भी उसके बेसिस पे होता है। तो अगर गोइंग कंसर्न बिजनेस है, अगर वैलिड है गोइंग कंसर्न का एजम्पशन, तो अपन अकाउंट्स किस बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट किस बेसिस पे बनाएंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। अगर आपको सीपीटी का याद होगा तो ये वहां पे बहुत स्ट्रेस देके पढ़ाया जाता था आपके सीपीटी के अकाउंट्स में। 3 बेसिक एजम्पशन, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अगर वैलिड है, गोइंग कंसर्न अगर वैलिड है तो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपना बुक्स को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड नहीं है तो आपको लिक्विडेशन बेसिस पे दिखाना था। मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी आप एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स से जितना आप रियलाइज कर सकते हो और लायबिलिटी के लिए जितना पेमेंट करना पड़ेगा, उस बेसिस पे आप अकाउंटिंग दिखाते हो। अब इसका लॉजिक क्या है कि आप क्यों, अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो, अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड नहीं है तो आप लिक्विडेशन बेसिस पे दिखाते हो। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि देखो, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस चलने वाला है 5 साल 10 साल 15 साल, तो आप ना, आप एसेट्स को ना पे एक मतलब रियलाइज करने वाले जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, जो भी मेजर आपका एसेट्स है वो आप बेचने वाले तो नहीं, वो आप बिजनेस पे यूज करोगे। जो भी आपका टेबल्स है, जो भी चेयर्स है, आपका फर्नीचर्स है, आपका बिल्डिंग्स है, वो आप बेचने वाले नहीं हो। वैसे ही आपका जो लायबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, शेयर कैपिटल से आप जो रिसीव कर रहे हो मनी, जो भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो आप जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो पीरियड है, लेट से 10 साल के लिए आपने कोई बोरोइंग लिया हुआ है, तो वो आप 10 साल में ही रिपेमेंट करोगे, क्योंकि आपने मान के चलना है कि वो आप बिजनेस आप 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल आप चलाने वाले हो बिजनेस को। ठीक है, तो उस केसेस में आप कैसे दिखाते हो? आप जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट पे दिखाते हो, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, और
बुक वैल्यू उसका उसका ऐसे दिखाते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आज की डेट में वो प्लांट को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कितना वैल्यू मिलेगा। आज के डेट में अगर वो प्लांट को मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो कितना वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू पे आप बुक्स में तो दिखाते नहीं हो। आप किस वैल्यू पे दिखाते हो? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, और जो आपका फिर नेट बुक वैल्यू आता है उस बेसिस पे दिखाते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आप बोलते हो कि ये प्लांट हम बेचने वाले नहीं है, हम बिजनेस में यूज करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका उसका कॉस्ट को हम ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। अगर गोइंग कंसर्न आप फॉलो कर रहे हो तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहे हो तो नेट रियलाइजेबल। अब आपको लगता है कि आपका बिजनेस चलने वाला नहीं, लेट से नेक्स्ट 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 महीने में आप अपना बिजनेस को लिक्विडेट करने वाले हो, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप अब उस, क्योंकि आप प्लांट को आप बेचने वाले हो, ऑफ कोर्स आप लिक्विडेट करोगे तो आपको सारे एसेट्स को बेचने पड़ेंगे, आपको सारे लायबिलिटी को सेटलमेंट करने पड़ेंगे। तो आप उस वैल्यू पे दिखाओगे कि आप एसेट से कितना रियलाइज करोगे, आप लायबिलिटी को कितना पेमेंट करोगे, उस वैल्यूज को बैलेंस शीट में दिखाओगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑडिटर का रोल क्या होता है यहाँ पे? अब आपने अकाउंटिंग वाला पार्ट देख लिया कि गोइंग कंसर्न आप ऐसे दिखाओगे। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाओगे, गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो आप लिक्विडेशन बेसिस पे दिखाओगे। अब ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो आप याद करो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि आपको उस पर ओपिनियन देना पड़ता है ऑडिटर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो ऑडिटर को जब ओपिनियन देना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो आपको ऑडिटर को बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने का कि ये जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पर्सपेक्टिव से देखेगा कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर वो गोइंग कंसर्न वैलिड है तो वो इस पर्सपेक्टिव से देखेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बना हुआ होना चाहिए। अगर इन द इफ इन केस अगर उसको लगता है कि गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ होना चाहिए लिक्विडेशन बेसिस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, और इन दैट केस अगर मैनेजमेंट ने फिर भी हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाया है, गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है फिर भी हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाया है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है? तो द आंसर इज नो। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का एजम्पशन यूज कर रहा है, अगर वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेसिस पे बना रहा है, तो ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ये देखे कि वो एजम्पशन एक्चुअली में वैलिड है कि नहीं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड 570 लाया गया। तो आप, अब मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आया होगा कि ये स्टैंडर्ड आया क्यों है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लाने के पीछे का रीजन क्या है, मकसद क्या है। तो ये समझ में आ जाता है तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर वी रियली डिस्कस कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, ये एक बात समझ लेते हैं। कुछ इंडिकेटर्स जो बताएंगे कि ये सारे इंडिकेटर्स अगर आ जाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स अगर आते हैं तो फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। फिर मतलब ये हो सकता है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड नहीं है, मतलब it may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेटर्स है, लेट्स डिस्कस। क्या इंडिकेटर्स ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न, ऑल्टरनेटिवली आप इसको क्या बोलते हैं? दोज इंडिकेटर्स विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। थोड़ा टेक्निकली अगर इसे बोला जाए, these are those indicators which may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern। ये वो इंडिकेटर्स है, मतलब ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स है जो बताएंगे कि अगर ये कुछ ऐसा होता है तो फिर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि सच में क्या एंटिटी का गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है। ठीक है, इसका मतलब ये सारे खतरे की घंटी है। और ये बिफोर वी डिस्कस ये बता दूं, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही में से कोई इंडिकेटर होगा तो मतलब गोइंग कंसर्न का एजम्पशन मतलब इनवैलिड है। कुछ और भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। कुछ इलस्ट्रेटिव दिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, फेयर आइडिया मिल जाए कि आप
फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सको। तो ब्रॉडली इंडिकेटर्स को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है स्टैंडर्ड ने। फाइनेंशियल इंडिकेटर, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर एंड अदर इंडिकेटर, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर एंड अदर इंडिकेटर, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर में क्या आता है, वो ऐसा इंडिकेटर होगा जो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ आइटम से रिलेट करेगा, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करेगा। तो उस वैसे इंडिकेटर को अगर मैं जैसे आपको बताऊंगा, आपको भी लगेगा लॉजिकल कि ये फाइनेंशियल इंडिकेटर होना चाहिए। जैसे नेट लायबिलिटी पोजीशन, मतलब एंटिटी का एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। एंटिटी का एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब खतरे की घंटी तो है ना, कि उसके पास, एंटिटी के पास पैसा नहीं है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लेट से एंटिटी का टोटल लायबिलिटी है 100 रुपए और उसका जो एसेट्स है वो 80 रुपए, तो जो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो एंटिटी मीट नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस ये खतरे की घंटी कि एंटिटी के पास अब पैसे की कमी है, पैसा नहीं है कि वो लायबिलिटी मीट कर सके। तो दैट इज नेट लायबिलिटी पोजीशन। विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये क्या होता है, आप प्रैक्टिकली जब देखते हो तो जब ग्रुप कंपनीज होती है, जैसे कि एक होल्डिंग कंपनी हुई, उसकी सब्सिडरीज है, तो होल्डिंग होल्डिंग कंपनी बहुत तगड़ा है, फॉर एग्जांपल उसके पास बहुत पैसा है, और सब्सिडरीज सब्सिडरीज के पास लेट से पैसे की कमी हो गई, और लेट से उसके पास बहुत लायबिलिटी एसेट्स कम है। बट क्या होता है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि होल्डिंग कंपनी नहीं चाहती कि उसकी सब्सिडरी की बिजनेस बंद हो जाए, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे देती है सब्सिडरी कंपनी को। लेट से कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दी, चाहे ऐसा कोई बोरोइंग दे दिया जिसका जिसका कुछ रीपेमेंट नहीं होना है, ठीक है, विदाउट एनी रीपेमेंट, चाहे अनसिक्योर्ड बोरोइंग, अनसिक्योर्ड बोरोइंग दे दी सब्सिडरी को, तो ऐसा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे देती है। अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट जब मिला हुआ था तब तक तो ठीक है, आपने देखा कि ठीक है, दो आपका नेट लायबिलिटी पोजीशन था, आपका लायबिलिटी ज्यादा था, एसेट कम था, बट क्योंकि आपको फिर से आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होल्डिंग से मिला हुआ था, तब तक आपने गोइंग कंसर्न का एजम्पशन लेके चला, क्योंकि आपका लिक्विडेशन नहीं होगा, आपके पास पैसा आ चुका है सब्सिडरी कंपनी के पास। बट फ्यूचर में जाके लेट से 5 साल के बाद वापस से होल्डिंग ने अपना जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हुआ था वो वापस से उसने विड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा कि वापस से जो नेट लायबिलिटी पोजीशन वाला जो इंडिकेटर था वो ट्रिगर कर जाएगा, सब्सिडरी के पास वापस से कैश क्रंच होगा, एंड दैट इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट, नॉन गोइंग कंसर्न, मतलब इंडिकेटर इट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, क्रेडिटर्स को इनएबिलिटी टू पे, हमारे पास क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की वो नहीं, एबिलिटी नहीं है। और दूसरा, क्रेडिटर से अगर हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब अपन बोल रहे हैं कि 100 रुपए आपका बनता है, मैं अपन 50 में सेटलमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ एंटिटी कर रही है, तो ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ऐसा एंटिटी के पास पैसा नहीं है, दैट्स वाई ये क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। चाहे एंटिटी का इनएबिलिटी, जब आप ऑडिट करते हो तो प्रैक्टिकली क्या होता है, और ऑडिट करते हो और आप जो भी क्रेडिटर्स का है वो लिस्टिंग लेते हो, ठीक है, क्रेडिटर्स का एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपका 31 मार्च को कितना क्रेडिटर्स है वो आपका उसका लिस्टिंग लेते हो, और क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिटर्स का नाम आएगा, क्लोजिंग बैलेंस एक कॉलम में आएगा, आपने एक्सेल में प्लॉट किया, ठीक है। अब क्या करते हो आप उसका एजिंग एनालिसिस करते हो, एजिंग एनालिसिस करके देखते हो कि कौन से क्रेडिटर्स विद इन 90 डेज है, कौन से क्रेडिटर विद इन 30 डेज है, कौन से क्रेडिटर 120 डेज है, कौन से क्रेडिटर 180 डेज वाले, कौन से क्रेडिटर मोर देन 365 डेज वाले, कौन से क्रेडिटर मोर देन 2 इयर्स वाले हैं। तो अगर आपका बहुत लंबा लंबा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है, लेट से आपका 80% ऑफ क्रेडिटर्स आप 2-2 साल से पेमेंट नहीं कर रहे हो, और आपका जो ड्यू डेट था वो विद इन 30 डेज था, चाहे विद इन 60 डेज था, बट आप 2-2 साल तक क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये क्या एक इंडिकेटर है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी लिक्विडेट हो सकता है फ्यूचर में जाके। सो दिस इज अगेन दिस विल अगेन ट्रिगर अ इंडिकेटर फॉर नॉन गोइंग कंसर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्सटैंशियल लॉस, कोई सब्सटैंशियल लॉस हो जाता है कि आपका इतना ज्यादा लॉस हो जाए कि फिर आप कंपनी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी फियर एग्जांपल,
एंड एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज, आपका एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज है आपका जो करंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करंट एसेट्स बहुत कम है, तो ये सब चीज़ अगेन ट्रिगर करता है कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है कि आप मतलब आपका सेल्स नहीं हो रहा है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, आपको पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो दिस ऑल फाइनेंशियल रेशियोज आपका दिखाता है कि आपका ये एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज दिखाता है कि आपका एंटिटीज का इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। एक और मेजर इंडिकेटर है डेट इक्विटी रेशियो, मतलब आपका डेट बहुत ज्यादा है, अगर डेट इक्विटी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना एंटिटी के लिए खराबी है, कि मतलब आपका डेट पोजीशन बहुत ज्यादा, आपका आउटसाइडर्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो कोई ऐसा कंपनी है जो हमेशा हमेशा डिविडेंड डिक्लेयर करता है, उसका एक कस्टम है कि कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो बट इस बार उसने डिक्लेयर नहीं कर पाया, उसके पास पैसे नहीं है, तो दिस इज अगेन एन इंडिकेटर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स थे, और इसके लिए मैं एक टिप देता हूँ, एक आपको अगर पसंद आए तो प्लीज याद करना इस टिप से, इस फाइनेंशियल इंडिकेटर को। एनएफसी इज अ डिविडेंड, एनएफसी इज अ डिविडेंड, मतलब आपका एन फॉर नेट लायबिलिटी पोजीशन, ठीक है, नेट लायबिलिटी पोजीशन, एफ फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट था, सी फॉर क्रेडिटर था, एनएफसी देन आफ्टर इज, एनएफसी इज और फिर आता है कि आपका इनएबिलिटी टू ऑब्टेन लोन, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस नहीं किया, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन लोन, बट आप इसको वापस से डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आप बैंक से लोन नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हो, आप गए बैंक के पास, उसने आपका बैलेंस शीट देखा, बोला बॉस आपका लोन लेने का पार नहीं है, आपका बैलेंस शीट में दम नहीं है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो अपन आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज अगेन एन इंडिकेटर, ऑडिटर को इस चीज सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक लोन नहीं दे रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है एंटिटी के साथ, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन लोन, तो एनएफसी नेट लायबिलिटी पोजीशन, उसके बाद एफ फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, सी फॉर क्रेडिटर, inability to obtain loan, as for substantial loss, A for adverse financial ratios, and डिविडेंड तो आपको पता ही है कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एनएफसी इज अ डिविडेंड, आपको इतना याद रखना है, आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर हो जाए, क्या होगा, एनएफसी इज अ डिविडेंड, नेट लायबिलिटी पोजीशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके बाद क्रेडिटर्स के साथ 2 पॉइंट थे, आप उसको 2 अलग अलग लिखोगे, ये ऐसे जो मैं बनाया हूँ ना, आपको याद करने के लिए इजी हो, दैट्स वाई मैंने ऐसे बनाया, बट आपको ये 2 अलग अलग पॉइंट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो 2 अलग अलग पॉइंट बना देना इसे, ठीक है। तो एनएफसी, उसके बाद आई से इनएबिलिटी टू नेगोशिएट लोन फ्रॉम बैंक, उसके बाद सब्सटैंशियल लॉस, ए फॉर एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज, एंड डी फॉर डिविडेंड का नॉन डिक्लेरेशन, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर था। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग इंडिकेटर। ऑपरेटिंग इंडिकेटर में आपका क्या आता है, जो आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, आपका डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो अगर हैम्पर हो जाता है, तो अगेन इट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो वो कैसा इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स स्टैंडर्ड्स ने बताए। लॉस ऑफ की सप्लायर, लॉस ऑफ की सप्लायर, एम्प्लॉइज और कस्टमर, ये 3 अलग अलग पॉइंट आप याद रखना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मतलब आप एग्जाम में ऐसे मत लिख देना कि लॉस ऑफ की सप्लायर कॉमा एम्प्लॉइज कॉमा कस्टमर्स, ऐसे ही मत लिखना, आप 3 अलग अलग पॉइंट बना के लिखना, ताकि आपको एग्जाम में 3 अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर हों। ये अगर आप कॉमा लिख दिए तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट का मार्क्स मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखना। लॉस ऑफ की सप्लायर, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स, लॉस ऑफ की सप्लायर, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। आपका की सप्लायर, ये अब ऐसे याद रखना है ये पॉइंट को, सप्लायर से आप सामान लेते हो, आपका इंटरनल कौन होता है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या परचेज करता है, सप्लायर से सामान, और फिर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। तीनों बहुत सिग्निफिकेंट होता है एंटिटी के लिए, तीनों सिग्निफिकेंट होता है। आपका सप्लायर आपने लॉस कर लिया, मतलब आपको इनपुट्स नहीं मिलेंगे, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर नहीं है मार्केट में, सो उसका लॉस होना आपके लिए आपका बिजनेस बंद करवा सकता है। आपके पास इम्प्लॉयज, जो मेजर इम्प्लॉयज थे, जो आपके टेक्निकल इम्प्लॉयज थे, जिसको एक्सपर्टीज था, वो छोड़ के चले गए, और उसका आपके पास रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। उसके बाद आपने जो मेजर कस्टमर था, जो मेजर मार्केट शेयर था, वो आपने लूज कर दिए, ठीक है। तो उस केस में भी आपका गोइंग कंसर्न का डाउट हो सकता है। देन अगेन लॉस ऑफ मेजर मार्केट, ठीक है, आपका कोई कंपटीटर आ गया, कोई कुछ भी ऐसा हो गया जिसके कारण आपने मार्केट आपने लूज कर दिया। अब जैसे कि कोरोना के टाइम पे,
कोरोना के टाइम पे पूरा मार्केट बंद है, तो आप एंटिटी का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। उस केस में अगेन बहुत ज़्यादा गोइंग कंसर्न का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या एंटिटी सर्वाइव कर पाएगा। अभी लॉकडाउन हो सकता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो क्या ये नेक्स्ट 6 मंथ्स एंटिटी सर्वाइव कर सकता है। ऑडिटर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एज्यूम करना पड़ेगा कि एंटिटी क्या ये फॉरसेबल फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दो देखो, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर में कोरोना वायरस का इंडिकेटर नहीं मिलेगा, बट कोरोना वायरस बहुत सारे इंडिकेटर को जन्म देता है। इट गिव्स बर्थ टू वेरियस इंडिकेटर्स बाय इटसेल्फ कि बिजनेस बंद हो गया तो आपको, अब बैंक अभी बहुत ज्यादा लोन नहीं देंगे बिजनेस को, ताकि क्योंकि हो सकता है कि वो डिफॉल्ट करे लोन्स में। एम्प्लॉयज का वो हो सकता है, एम्प्लॉयज रिट्रेंचमेंट हो सकते हैं, कंपनी रिट्रेंचमेंट करे, और अगर एम्प्लॉयज के रिट्रेंचमेंट होगी तो उसके ऑपरेशंस हॉल्ट हो सकते हैं। तो देयर आर वेरियस यू नो वेब्ड कॉन्सिक्वेंसेस, एक आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये सब चीज के। तो आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है जब भी आप गोइंग कंसर्न का एनालिसिस करोगे एज एन ऑडिटर, एज ए मैनेजमेंट। तो आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना पड़ता है, और बहुत इन डेप्थ जाके देखना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आई गेस दैट वाज फेयर इनफ। लॉस ऑफ लाइसेंस, आप कुछ लाइसेंस मिला हुआ था, लेट्स से कोई लिकर कंपनी है, उसको लाइसेंस मिला हुआ था पहले लिकर प्रोडक्शन का, वो वापस गवर्नमेंट में बैन कर दिया, वो लाइसेंस वापस से ले लिया, सस्पेंड कर दिया, चाहे कैंसिल कर दिया, तो अगेन ऑपरेशन तो नहीं चल सकता। ठीक है, उसके बाद अनएबिलिटी टू कम्पीट, दिस इज अगेन एन ऑपरेटिंग इंडिकेटर। उसके बाद कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको वैसे ही रिलेट करते कि अब जैसे टोबैको अलाउड था कंपनी में बेचना, कंट्री में बेचना, बट सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया जिसके कारण टोबैको इज नॉट अलाउड टू बी सोल्ड इन कंट्री और नॉट अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड। तो ये ऑफ कोर्स दिख रहा है कि बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था कंपनी का जब तक अलाउड था, एक बार पॉलिसी बना, बैन हो गया, उस टोबैको प्रोडक्शन का कोई भी जितना स्टॉक है वो भी बर्बाद जाएगा, कंपनी फॉर द फ्यूचर में बिजनेस भी नहीं कर सकती। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है नॉन गोइंग कंसर्न का। एंड देन नॉन कंप्लायंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस कुछ आप करते हो गवर्नमेंट रेगुलेशन से जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी लग जाती है, जिसके कारण आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। दिस इज अगेन एन इंडिकेटर। So I guess that was a fair detailed discussion on indicators। अभी तक हमने क्या समझा, फिर से रिकैप करते हैं। हमने समझा कि गोइंग कंसर्न होती क्या है। गोइंग कंसर्न हमने समझा कि गोइंग कंसर्न होती है कि एंटिटीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू इन द फोर्सिबल फ्यूचर, जो भी फ्यूचर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न थी। फिर हमने बैकग्राउंड समझा कि ये स्टैंडर्ड लाने का बैकग्राउंड क्या है, क्यों लाया गया। तो हमने देखा कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ट्रू एंड फेयर व्यू पे कमेंट करना। अब ट्रू एंड फेयर व्यू में कमेंट करना, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन मैनेजमेंट ने यूज करके बैलेंस शीट बनाया वो एक्चुअली में अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसलिए लाया गया। अब ऑडिटर के पास दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि हमने तो गोइंग कंसर्न अब जो एजम्पशन यूज किया है वो कैसे देखें, कुछ तो इंडिकेटर होगा, तो उसके लिए हमने इंडिकेटर पढ़ा। ठीक है, अभी तक हमने मोटा माटी पढ़ा कि गोइंग कंसर्न होता क्या है। ठीक है, और क्या इंडिकेटर्स में एंटिटी नॉन गोइंग कंसर्न हो सकती है। ठीक है, अब एक्चुअली स्टैंडर्ड के बेस पे आते हैं जहां पे हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, और क्या ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, दैट वी गोना स्टडी दिस। essay standards on auditing deals with auditor responsibility to report with respect to management use of going concern assumption। ये स्टैंडर्ड क्या बोलती है कि ये स्टैंडर्ड बताती है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। हमने बताया कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कमेंट करना ट्रू एंड फेयर व्यू पे। तो जब भी ट्रू एंड फेयर व्यू पे कमेंट करेगा तो इस बात का भी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का एजम्पशन यूज करा है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ब्रॉडली ये चीज डिस्कस करता है। अब ये स्टैंडर्ड ने कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है
और कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। ठीक है, कुछ तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए और कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट असेस करेगा एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो असेस करे, वो खुद असेस करे कि हमारी बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर में चलने वाली है या नहीं। अगर है तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाएगा, अगर नहीं है तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाएगा। अब जो वो असेसमेंट कर रहा है, वो असेसमेंट कर रहा है तो उससे एटलीस्ट 12 मंथ की पीरियड कवर करनी पड़ेगी अपने असेसमेंट में। वो उसे एटलीस्ट देखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ तक चलेगा कि नहीं। टेक इट अदर वे, मतलब इसको नेक्स्ट 12 मंथ में जो भी इवेंट्स, चाहे जो भी कंडीशंस, चाहे जो भी इंडिकेटर्स अराइज होने वाले, जो भी उसके नॉलेज में है, चाहे जो भी अराइज हो सकते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स को कंसीडर करके फिर देखना पड़ेगा कि वो एंटिटी की एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न है या नहीं। समझ में आया? तो वो नेक्स्ट 12 मंथ्स को पूरा एनालाइज करेगा, उसके इवेंट्स को देखेगा, नेक्स्ट 12 मंथ में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में वो एक्सपेक्ट करता आ सकते हैं। उस सारे इंडिकेटर्स को एनालाइज करने के बाद देन ही विल डिसाइड, देन मैनेजमेंट विल डिसाइड कि एक्चुअली में एंटिटी गोइंग कंसर्न के लिए रहेगा कि नहीं फोर्सेबल फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाता है मैनेजमेंट, अगर उसको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न पे है, तो उससे फैक्ट बताना पड़ेगा, स्टेट फैक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना हुआ है। और नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे तो बनाया, बट किस बेसिस पे एक्चुअली बनाया? मतलब आप अगर नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाओगे तो क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे। तो आपको पहले तो फैक्ट बताना पड़ेगा कि मैंने गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड नहीं है हमारे एंटिटी के केस में, और दूसरा ये बताना पड़ेगा कि हमने लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है। ठीक है, ये दो चीज बेसिस ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड एंड फैक्ट्स, ये दो चीज बतानी पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैनेजमेंट को पहले तो खुद का असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है या नहीं। अब वो जब असेसमेंट कर रहा है तो उसे एटलीस्ट 12 मंथ की पीरियड कवर करनी पड़ेगी उसके असेसमेंट में। ठीक है, अगर उसे लगता है कि उसकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं एप्लीकेबल है, मतलब गोइंग कंसर्न के बेसिस पे वो बुक्स नहीं बना सकता है, तो उसे वो बात बतानी पड़ेगी, उस फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसे ये भी बतानी पड़ेगी किस बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हो। ठीक है, अब अगला बात आता है ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑडिटर को सबसे पहला बात आता है कि उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है, उसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो मैनेजमेंट ने यूज किया है उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे कि क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। उसके लिए क्या करेगा ऑडिटर? उसके लिए ये देखेगा कि क्या कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है। अगर उसे कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता है तो दैट इज बेसिकली एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो उसके लिए उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे कि क्या वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है, तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि वो सच में वैलिड है जो मैनेजमेंट ने यूज किया है। ठीक है, दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उसको रिपोर्टिंग करनी है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और वो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो हम लेटर इन दिस डिस्कशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है? ऑडिटर आइडेंटिफाइज events and conditions that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern। अगर इसका आंसर यस है और अगर इसका आंसर नो है तो क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब ऑडिटर कुछ आइडेंटिफाई करता है इवेंट और कंडीशन जो सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न हो सकता है। कुछ इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई किया, कोई इंडिकेटर आइडेंटिफाई किया जिसके कारण जो जिसके कारण जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है वो इनवैलिड हो सकता है, मतलब एंटिटी से इनएबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन अगर नहीं आइडेंटिफाई करता बेस्ड ऑन हिज ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करता तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसका गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है मैनेजमेंट का, वो अनमोडिफाइड ओपिनियन अपना देके निकल सकता है। ठीक है, अगर जो ऑडिटर है
ऑडिटर ने अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन जो सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न क्रिएट करता है, कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई करता है बिजनेस दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो उस केस में ऑडिटर का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा टू डिटरमिन वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मतलब कोई ऐसा इवेंट होने से ही आप ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाओगे कि आपका नॉन गोइंग कंसर्न है, मतलब आपका सिर्फ नेट लायबिलिटी पोजीशन आपने देखा, तो आप सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पे आप सीधा आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाओगे कि ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई किया है, आपका आंसर ये अगर यस है, तो आपको फिर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू डिटरमाइन क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। मतलब जो आपका, देखो आप इवेंट और कंडीशन जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किए जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है, तो उस केस में अनसर्टेनिटी तो हो गया। अब वो अनसर्टेनिटी दो तरीका का हो सकता है, मतलब मटेरियल हो सकता है या तो इमटेरियल हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि ये अनसर्टेनिटी है बट मैनेजमेंट के पास कोई प्लान है जिसके कारण वो कोप अप कर लेगा, मतलब वो गोइंग कंसर्न जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है। लेट्स से कि आपका एक महीने के लिए लॉकडाउन हुआ, एक महीने के लिए लॉकडाउन हुआ जिसके कारण आपका रेवेन्यू बहुत आपका गिर गया। तो आप जब कंपैरिजन कर रहे थे लास्ट ईयर से और करंट ईयर का, आपने देखा 30% डिक्लाइन इन रेवेन्यू, तो आपको लगा बॉस ये तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन इन रेवेन्यू है, तो इसमें क्या गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनवैलिड है। तो मैनेजमेंट ने बोला क्योंकि ये एक महीने का लॉकडाउन हुआ था कोरोना के कारण, इसलिए हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, बट क्योंकि हमारे नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारा रेवेन्यू वापस से ऊपर जाएगा, हमारा सेल्स ऊपर जाएगा, तो हम जितने भी हमने सेल्स अभी लूज किए हैं वो हम वापस से मेकअप कर लेंगे इन नियर फ्यूचर, एंड वी डोंट सी एनीथिंग एज सच कि हमें बिजनेस को लिक्विडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इंडिकेटर इज वेरी इमटेरियल। तो ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ेगा टू डिटरमाइन वेदर जो भी उसने अनसर्टेनिटी आइडेंटिफाई की है, इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई की है, क्या वो मटेरियल है, क्या वो मटेरियल है। उसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो पहले तो पूछेगा मैनेजमेंट ने क्या आपने असेसमेंट किया अपना गोइंग कंसर्न का। अगर नहीं असेसमेंट किया, मैनेजमेंट ने खुद का असेसमेंट नहीं किया, तो पहले तो उसने रिक्वेस्ट करना है कि बॉस आप अपना असेसमेंट करके हमें बताओ कि आपका गोइंग कंसर्न वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो इफ मैनेजमेंट हैज नॉट परफॉर्म इट्स असेसमेंट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू परफॉर्म। ठीक है, फेयर इनफ। दूसरा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, एंड फिजिबिलिटी ऑफ दोज प्लान्स। आपने मैनेजमेंट से फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन लेना है कि आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका एक महीने का लॉकडाउन के कारण आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ, तो मैनेजमेंट ने अपना फ्यूचर प्लान क्या बताया कि हम अब फ्यूचर में जाके हम अपना सेल्स बूस्ट करने वाले, हम मार्केटिंग बहुत अच्छा करने वाले, अपना लॉकडाउन आ जाएगा तो जो भी आपका जो डिमांड, जो भी आपका जो ब्लॉक हो चुका था, जो पॉज हो चुका था, वो मार्केट में वापस से क्रिएट होगा। वो अपना एनालिसिस करके बताती है, वो फोरकास्ट करके बताती है कि हम इतना मार्केट कैप्चर करने वाले हैं, हम बहुत ज्यादा मार्केटिंग में इतना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसके कारण हमारा सेल्स इतने परसेंटेज से बूस्ट होगा, और हमारा आप देखोगे तो नेटवर्थ भी नेटवर्थ ज्यादा है, पॉजिटिव नेटवर्थ है। तो एक्सेट्रा करके मैनेजमेंट बोलती है कि हमारा गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है और हमारे पास ये सारे प्लान ऑफ एक्शन है। तो ऑडिटर को इसके रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज सेकंड पॉइंट। तीसरा एडिशनल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिटर को कि जो मैनेजमेंट ने प्लान बताया तो क्या आप उसका रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके एक कान से निकाल दोगे? द आंसर इज नो। ऑडिटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्लान ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करें कि वो एक्चुअली जो मैनेजमेंट बोल रही है वो सही है कि नहीं, कितनी कितनी परसेंटेज उसकी बात सही है, तो अपनी एनालिसिस भी करे उस पर। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। जो भी कैश फ्लो फोरकास्ट मैनेजमेंट देती है कि हम हमारा
नेक्स्ट लेट्स से 5 इयर्स का फोरकास्ट देती है कि हम नेक्स्ट ईयर इतना कैश फ्लो जनरेट करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, नहीं उसके नेक्स्ट ईयर हम इतना ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करेंगे, तो उसका जो अंडरलाइंग डेटाज है, उसका जो अंडरलाइंग एजम्पशंस है, वो कितना वैलिड है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हवा में कुछ भी बोल दे मैनेजमेंट कि हम 500 करोड़ का नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो जनरेट करने वाले। वी वोंट रियलाइज एज एन ऑडिटर, वी वोंट रियलाइज। हमें वो देखना पड़ेगा कि वो जो एनालिसिस दे रही है, वो फोरकास्ट जो दे रही है, वो कितना करेक्ट है। ओके, तो इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, कंसीडर द एडिशनल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सिंस द डे ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट। जो भी मैनेजमेंट का असेसमेंट हुआ उस पीरियड के बाद, आज मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया, बोला कि गोइंग कंसर्न वैलिड है, उसके बाद जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट जब तक आप साइन नहीं कर लेते हो, तब तक आप कुछ ऐसा कुछ इवेंट और कंडीशन हो गया जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तब भी क्या आप बोलोगे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है? तो आंसर इज नो। जब मैनेजमेंट ने किया था तब तक वो इवेंट और कंडीशन नहीं था, बट जब आज के डेट पे जब ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ऐसा इवेंट और कंडीशन का नॉलेज है कि जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो भी एडिशनल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं तो ये पार्ट से जो नीचे है, ये पार्ट से जो नीचे है, वो एडिशनल जो ऑडिट प्रोसीजर वाला पार्ट से नीचे है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज फॉर सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, दोनों के लिए बहुत 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 ज्यादा रिलेवेंट है, और प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। जब आप माइंड मैप क्रिएट करते हो कि आप जब ऑडिट करने जा रहे हो तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं एक टिप बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखोगे। एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो प्लान ऑफ एक्शन, एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो प्लान ऑफ एक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, आपने कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो एडिशनल असेसमेंट क्या बोलता है, आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने कुछ अपना असेसमेंट करा है कि नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल से एक और पॉइंट आता है। एडिशनल प्रोसीजर तो आप परफॉर्म कर रहे हो, एडिशनल से एक और पॉइंट है कि आपको एडिशनल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस वो भी कंसीडर करने हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है। असेसमेंट से रिलेटेड में हमने बता दिया कि मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट किया है कि नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो उसे रिक्वेस्ट करना है, वो भी हमने देखा। उसके बाद कैश फ्लो फोरकास्ट का आप रिलायबिलिटी देखोगे, और प्लान ऑफ एक्शन से रिलेटेड आप रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करोगे और मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करोगे। तो क्या है, एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, अगर ये एक लाइन याद कर लो तो आपको इतनी पूरी लाइन याद रह जाएगी, इतनी पूरी बातें याद रह जाएगी, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी। मैं बता दूं, इसमें थोड़ा माइंड मैप क्रिएट कर दूं कि कैसा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो सीधा आपको बोल देगा कि अगर कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन ऑडिटर को मिलता है जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है, तो इस केस में ऑडिटर का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, आप सीधा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दोगे। बट अदर वे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक केस स्टडी बना के देगा, जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि इंडिकेटर से, आपको बोल देगा कि कंपनी का नेगेटिव नेटवर्थ है, कंपनी का ऑपरेटिंग लॉसेस चल रहा है, कंपनी लॉकडाउन पड़ी है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे बताएं तो आपको क्या आपके दिमाग में ये अराइज होना चाहिए कि ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं हमें। ठीक है, इंडिकेटर मतलब क्या हो गया, एज ए इवेंट और कंडीशन जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब ये ऐसा इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑडिटर को ये सब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा उस केस में। आई होप सो इतना समझ में आया। फिर से एक बार माइंड मैप क्रिएट कर देता हूँ कि अपन क्या क्या डिस्कस किए हैं। तो गोइंग कंसर्न में हमने देखा पहले कि गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न स्टैंडर्ड आया क्यों, और क्या क्या इवेंट्स और कंडीशन होते हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि एंटिटी की गोइंग कंसर्न की असम्पशन वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी और कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस स्टैंडर्ड देखी। ठीक है, एट द एंड क्या होता है, ऑडिटर को तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है। सब अपनी बातें कहाँ बताएगा, ऑडिट रिपोर्ट में। ऐसा तो नहीं कि अपना वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, उसका बात खत्म, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं। मेन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आती है उसकी, जो वो साइन करता है, उसमें सारी बातें बताता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके अपने मन में रख ले कि गोइंग कंसर्न की assumption वैलिड है इनवैलिड है, उसके मन में रख के कुछ भी नहीं होगा। आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, आपके रिपोर्ट में क्लियरली आना चाहिए कि वो एजम्पशन वैलिड है या नहीं वैलिड है। फेयर इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या है। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इनएप्रोप्रिएट है, अपना उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसके बाद ऑडिटर को लगता है कि जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन था वो इनवैलिड है, ठीक है, गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इनवैलिड है, तब तो वो एडवर्स ओपिनियन दे देगा, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन दे देगा और लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। अगर मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक इट्स असेसमेंट, मैनेजमेंट खुद का असेसमेंट करता ही नहीं है, तो ऑडिटर को फिर उस केस में इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि वो या तो क्वालिफाई करेगा या तो एडवर्स ओपिनियन देगा, चाहे अनमोडिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि पूरा क्लियरली आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, आपको क्लियरली कुछ भी इंडिकेटर नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, जो एकदम बहुत सिंपल सा बिजनेस है, कोई भी चैलेंजेस नहीं है बिजनेस में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेटवर्थ है, बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में एज सच। तो आप बोल रहे हो कि क्या दिक्कत है, ठीक है, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं भी करके दिया, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है। बट आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो आपको फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो मटेरियल पॉसेसिव है या मटेरियल पॉसेसिव नहीं है, उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा, एंड देन यू विल डिसाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन आपको फिर आपका अगर इनवैलिड लगता है तो एडवर्स ओपिनियन। तो अगर मैनेजमेंट का अनविलिंगनेस है तो आपको आपका इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट सी, ठीक है, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही लिखना है, अगर मैनेजमेंट का अनविलिंगनेस है तो ऑडिटर शैल कंसीडर इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। ये सब नहीं लिखना है कि अगर ऑडिटर के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो वो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि कैसे आप इम्प्लीकेशन रिपोर्ट देखोगे, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अराइज होता है कि आपका एजम्पशन अप्रोप्रिएट है, आपने एजम्पशन अप्रोप्रिएट माना है, ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया है कि एजम्पशन अप्रोप्रिएट है, ठीक है, एजम्पशन अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आपको लगता है एजम्पशन अजम्पशन जो मैनेजमेंट ने लिया वो अप्रोप्रिएट है, बट फिर भी आपको लगता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है और अजम्पशन भी अप्रोप्रिएट है, सबसे बिंदास कि आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन लेके जाना है। आपने डिटरमाइन किया कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज किया है वो तो वैलिड है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ऐसा अगर इवेंट ट्रिगर कर गया जो ऑडिटर को लगता है तो वो फिर गोइंग कंसर्न पे खतरा ला सकता है, ठीक है, बट वो जो इवेंट होने का क्या चांसेस है, नहीं चांसेस है, वो ऑडिटर को पता नहीं है, तो क्या कुछ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल ऑडिटर कंसिडर कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि पूरा रिस्क फ्री है, ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन तो ओवरऑल सब कुछ देख के तो लगता है अप्रोप्रिएट है, बट कुछ ऐसा इवेंट और कंडीशन है जो ट्रिगर हो सकता है जो फिर सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ऑडिटर को देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है क्या नहीं। अब जैसे मैं बोला कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपका क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्या वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, वो डिस्क्लोजर्स है क्या जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना चाहिए। तो वो ये सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना चाहिए कि इवेंट्स और कंडीशन दैट में क्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी, कौन से ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस हैं जो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है, यूजर्स को पता होना चाहिए
कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन मैनेजमेंट ने लिया है, बट अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली बताओ, ताकि मैनेजमेंट को, सॉरी, इन्वेस्टर्स को, यूजर्स को पता चले कि हाँ बॉस, कुछ ऐसा इवेंट हो गया तो अपना पैसा डूब सकता है। तो इवेंट और कंडीशन दैट में क्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी, उसे डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्लान टू डील विद दोस इवेंट एंड कंडीशन। अब बॉस, इवेंट तो है, बट मैनेजमेंट के पास कुछ प्लान है, तभी आपने डिसाइड किया कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करता है, मैनेजमेंट के पास कोई प्लान भी नहीं है और आप बोल रहे हो कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है। तो ऑफ कोर्स जैसे आप बोल रहे हो कि इवेंट एंड कंडीशन एग्जिस्ट करता है बट स्टिल गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है, तो मैनेजमेंट के पास कुछ ना कुछ पक्का प्लान होगा। कुछ ना कुछ अगर पक्का प्लान है तो वो प्लान भी डिस्क्लोज करो। ठीक है, कुछ जो प्लान है उसको भी डिस्क्लोज करो। उसके बाद फैक्ट दैट ड्यू टू दिस इवेंट और कंडीशन मैनेजमेंट वोंट बी एबल टू रियलाइज एसेट्स एंड डिस्चार्ज लायबिलिटी इन फुल। मगर मतलब मैनेजमेंट को ये फैक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि अगर ये इवेंट और कंडीशन ट्रिगर हो जाता है, इन दैट केस हम अपने एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाएंगे और हम अपने लायबिलिटी को पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे इन फुल। ठीक है, तो ये सब चीज आपको बताना पड़ेगा इन डिस्क्लोजर्स। फिर से वापस से यहाँ आ जाते हैं कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, दो आपने गोइंग कंसर्न का एजम्पशन यूज किया है, ऑडिटर ने भी माना कि ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि मैनेजमेंट के पास कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन है, उसके कारण आपने मान लिया कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है। तो आपने देखना है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। नहीं है तो सीधा क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन, मतलब आप उसका देखोगे कि इम्पैक्ट क्या है, उसके बेसिस पे आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दोगे। आपको लगता है कि आपका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है मैनेजमेंट ने, तो इन दैट केस आपको ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं करना है, आपको अनमोडिफाइड ही ओपिनियन रहेगा। बट आपको एक ऑडिट रिपोर्ट में आपका एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेपरेट सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी हेडिंग क्या रहेगी, जिसकी हेडिंग रहेगी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। एक हेडिंग दोगे ऑडिट रिपोर्ट में जिसका नाम क्या रहेगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और उस हेडिंग में आप ये सारे बातें बताओगे। क्या बताओगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और कंडीशन, अटेंशन टू नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज द फैक्ट। ऑफ कोर्स ये फैक्ट्स आप अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपको इसका अटेंशन दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अटेंशन टू नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस नोट पे ये डिस्क्लोजर दिया हुआ है वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा फैक्ट दैट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड ऑन दिस मैटर। मतलब अगर यूजर देखता है ना कि कुछ अलग से ऐसा सेक्शन लाया हुआ है, तो यूजर को क्या लगता है प्राइमा फेसिया कि ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड है इस बात पे, तो ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये ऑडिटर का एक धर्म बनता है कि ये बता दे कि बॉस जो मैनेजमेंट ने यूज किया गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वो बिल्कुल सही है, बस हम ये सारे बातें आपके अटेंशन में लाने के लिए बोल रहे हैं, हमारा इससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम अपना ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। तो ये आपको हमारा स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड का एक आखिरी बार हम माइंड मैप क्रिएट करते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, कि हमने गोइंग कंसर्न का मतलब समझा, गोइंग कंसर्न का ये स्टैंडर्ड क्यों लाया गया। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड है तो कुछ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो खुद का असेसमेंट करे, ऑडिटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी एजम्पशन यूज किया मैनेजमेंट ने वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। अगर कोई ऐसा इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर, तो उसे ये डिटरमाइन करना है थ्रू परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कि वो इवेंट और कंडीशन सिग्निफिकेंट वो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है क्या। उसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसके लिए हमने एक टिप पढ़ा था। क्या टिप पढ़ा था? वो एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, मतलब एडिशनल क्या, वो एडिशनल फैक्ट्स देखना पड़ेगा सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट। एडिशनल कैश फ्लो का रिलायबिलिटी देखना पड़ेगा,
असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उससे दो पॉइंट क्रिएट होते थे, उससे रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना ही सफिशिएंट नहीं है, ऑडिटर को इवेलुएट भी करना पड़ेगा उसका प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। उसका बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, कितना भी आप काम कर लो, जब तक आप उसे रिपोर्ट नहीं करते हो तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है। तो ठीक है, उसे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने में अगेन 3 पॉसिबिलिटी अराइज होता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इनएप्रोप्रिएट है, तो सीधा सीधा बॉस आप एडवर्स ओपिनियन दे दोगे। मैनेजमेंट का अनविलिंगनेस है, तो आप देखो कि इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, उसमें फिर एवरी ओपिनियन इज पॉसिबल है, या तो एडवर्स भी आ सकता है, डिस्क्लेमर भी आ सकता है, आपका क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ सकता है, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न का एजम्पशन अप्रोप्रिएट है और कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप बॉस अनमोडिफाइड ओपिनियन देके निकल जाओ साइड के गली से। अगर आपका अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है बट आपने गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड इसलिए बताया कि मैनेजमेंट के पास कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन है, कुछ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो फोरकास्ट है। यहाँ पे हमने पॉइंट देखा था ना कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते हो, आपका मैनेजमेंट असेसमेंट देखते हो, प्लान ऑफ एक्शन देखते हो, एडिशनल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखते हो, तो उसके बेसिस पे आपने डिटरमाइन किया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो करता है, बट स्टिल आप डिसाइड करते हो नहीं बॉस आपका क्योंकि मैनेजमेंट के पास इतना अच्छा प्लान ऑफ एक्शन है जिसके कारण मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया है। अगर तो किया है तो ऑडिटर एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देगा अपने रिपोर्ट में, अगर नहीं किया है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है। सेपरेट सेक्शन क्या देगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और उसमें ये सारी बातें डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, ये सारी बातें डिस्क्लोज करेगा, ठीक है। आई होप सो ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो, और ये स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्कस कर लेना वोंट बी सफिशिएंट। आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं इसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि आपका स्टैंडर्ड हाथ के हाथ एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और हम बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे वो, आरटीपी एमटीपीज वाले क्वेश्चंस हो गए, और ये क्वेश्चंस दो टफ लेवल, थोड़ा इंटर के लिए एक लेवल टफ है, क्योंकि इंटर के लिए इतना जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले वो फाइनल लेवल के डिस्कस करने वाले, मगर आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि इंटर के लिए भी कभी कल केस स्टडी बना के दे देते हैं, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, जो कि फाइनल लेवल के होते हैं। तो स्ट्रांगली रिक्वेस्ट, अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाओगे तो आप गोइंग कंसर्न के कैसे भी क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि हमने जो अभी स्टैंडर्ड पढ़ा है बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, बहुत फ्लो में पढ़ा है, हर एक चीज का हमने मतलब समझा है। तो कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप लॉजिक लगाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, आई एम extremely sorry for that. I have taken this from some book, तो इसलिए मुझे पिक्चर लेने में थोड़ी ब्लर सी आ गई है। आई होप सो आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। इतना तो विजिबल आई गेस है कि आप एक बार देख लोगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एबीसी कंपनी फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर 5 करोड़, ठीक है। द अटॉर्नी ऑफ एबीसी कंपनी ने अनलकी के कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का लॉ सूट फाइल कर लिया है। अब जो लॉयर था अनलकी कंपनी का, वो उसको लगता है कि द सूट इज विदाउट मेरिट, मतलब वो सूट का कोई माई बाप नहीं है, मतलब उसने उसका सूट में जो है, जो केस उसने लगाया है, जो लिटिगेशन अनलकी कंपनी के अगेंस्ट एबीसी ने लगाया है, उसमें कोई दम नहीं है। सो अनलकी कंपनी अब ये जो केस लगाया है, तो उसके लिए क्या लगता है अनलकी कंपनी को कि वो दम नहीं है, तो अनलकी कंपनी ने merely disclosed the existence of lawsuit in the notes accompanying its financial statement. As an auditor of unlucky company, how will you deal with this situation? ठीक है, इसमें कुछ बातें आती है, आपको थोड़ा ब्रॉड होकर समझना है। हमने ये चीज क्योंकि सिर्फ हमने अभी स्टैंडर्ड ये पढ़ लिया है, तो सिर्फ उतना ही अपने माइंड को रख के नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड से रिलेट कर रहा है। अभी तो क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है, तो आप सिर्फ सीधा सोचोगे ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होगा, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, बट आपको ऐसे नहीं सोचना है। आप फैक्ट्स को समझो कि 5 करोड़ का लॉ सूट लगा है, और उसके कंपनी को, लॉयर को लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है और सिर्फ वो फैक्ट डिस्क्लोज कर देगा। तो
ऑडिटर को यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि क्या ये इंडिकेटर है, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर नहीं करता है, ऑडिटर को लगता है, तो वो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड, एक तो ये पॉइंट हुआ, और वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी देखना पड़ेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज प्रोविजंस जो अकाउंटिंग में देखते हो। एंटर वालों के लिए इतना ब्रॉड एस्पेक्ट में नहीं जाना पड़ेगा, बट फाइनल के लिए ये चीज़ रिलेवेंट है। फाइनल के लिए ये चीज़ बहुत रिलेवेंट है कि आपको इस एस्पेक्ट से भी देखना पड़ेगा। जब आपके अगेंस्ट कोई लॉ सूट है, तो आपको इसे एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर सो आप उसमें असेसमेंट करोगे रिस्क कि आपका हारने का चांसेस क्या है। आपका हारने के चांसेस अगर ज़्यादा है, तो आप इसको सॉरी इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे प्रोविजन। अगर आपका मीडियम है चाहे लो है, जो इस केसेस में या तो मीडियम होगा या तो लो होगा, तो मीडियम है तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे, और लो है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो ये चीज़ भी आपको आंसर में ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ऑडिटर को असेसमेंट करना पड़ेगा उस लॉ सूट का हारने का क्या रिस्क है। उसका 3 कैटेगरी में हो सकता है, हाई, मीडियम एंड लो। तो ये आपको इंड एस 37 से भी रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओह ग्रेट, देखो यहाँ पे इंडेस एस 29 जो कि आई एस इंडेस 37 है, तो ये चीज़ से भी यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। दो चीज़ यहाँ पे पता है, हो सकता है, एक तो गोइंग कंसर्न है ही, दूसरा आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा विजिलेंट रहो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इंटर के लिए फिर भी इतना नहीं है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, बट फाइनल वाले क्योंकि आर्टिकल सिर्फ करके जाते हैं, ये सब चीज़ प्रैक्टिकली देखते हैं, तब उनको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कंपनीज नेटवर्थ इज इरोडेड, क्रेडिटर्स आर अनपेड ड्यू टू लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। ध्यान रखना ये दो चीज। The management represents the statutory auditor that a promoter's wife is expected to give an unsecured loan. दो कंपनी के पास पैसा नहीं, लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट है, इंडिकेटर से, बट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि प्रोमोटर्स के वाइफ से हमें कुछ अनसिक्योर्ड लोन मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड, ये बात को भी ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड, नॉट श्योर शॉर्ट, एक्सपेक्टेड है टू मीट द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट एंड दैट नेगोशिएशन आर अंडर वे टू सिक्योर द लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। वो लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए वो अगर लोन मिल जाता है तो वो लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर मीट कर लेगा और फिर वो गोइंग कंसर्न भी अचीव कर लेगा। बट इन दिस केस मैनेज ये ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका प्लान ऑफ एक्शन है जो है। सी अब हमें फ्लो एक बार सोचो, फ्लो क्या था हमारा, फ्लो क्या था, जब भी कोई इंडिकेटर आता है, जो इस केस में लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट वगैरह कोई भी इंडिकेटर आता है, तो ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सारे एडिशनल प्रोसीजर देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट का कोई प्लान ऑफ एक्शन है, उसके रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। और ये एक यहाँ पे पॉइंट आता है, इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बताया कि हमें अनसिक्योर्ड लोन मिलने वाला क्रेडिटर प्रोमोटर की वाइफ से। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड बोला है, कोई श्योर शॉर्ट प्लान नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है जहाँ पे प्रोमोटर की वाइफ ने बोल दिया हो कि मैं लोन देने वाली हूँ, कुछ ऐसा ओरल डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है। कोई ऐसा बोर्ड मिनट का मीटिंग मिनट्स हो, ऐसा देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑडिटर को। तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन। अगर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन वैलिड है, वैलिड है जिसके वजह से लगता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है, तो उस केस में वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा और उसे फिर देखना पड़ेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं है। In this case, it is subjective, but prima facie लगता है कि mere expectation of future cash flows from the promoter's wife without any firm's commitment and possibility of export order being negotiated may not be a sufficient and appropriate audit evidence of mitigating factor for resolving the going concern question. तो ठीक है, इसका आंसर ऐसे ब्रॉडली आप बता सकते हो कि क्या मैं ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन। अगर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन अगर ऑडिटर को लगता है नहीं है, चाहे रिलायबल नहीं है, तब तो वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन को इनवैलिड बता के एडवर्स ओपिनियन देगा। अगर उसे लगता है कि
दो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है बट मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो वैलिड है और गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है, तो इन दैट केस आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स है कि ये एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने मैनेजमेंट ने दिया है क्या। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है तो ये सारी बातें आ जाएंगी, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन आना। तो ऐसे आपको रिलेट करना पड़ेगा आंसर्स में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर एंड कंपनी इज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर ended 31st March 2018 एस लिमिटेड हैज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। ठीक है, नोट में क्या डिस्क्लोज कर रहा है मैनेजमेंट ने, द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ कंपनीज ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका क्लोजर का ऑर्डर आया है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एनवायरमेंटली डैमेजिंग। ठीक है, which company had challenged in the lawsuit, which the company has challenged in the lawsuit, उसने अपील फाइल कर दी है। pending the outcome of the lawsuit financial statement is prepared on a going concern। ठीक है, further the financial statement are prepared by the management of S limited include a financial statement of certain branch which are audited by other auditors which part of the reporting responsibilities of our company। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपका इस स्टैंडर्ड से रिलेट नहीं करता, तो आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट जो ऊपर वाला पार्ट है जो गोइंग कंसर्न से रिलेट करता है वो डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये अदर ऑडिटर्स का ऑडिट करता है तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज ऑल टुगेदर दूसरा स्टैंडर्ड से डील करता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, तो दिस पार्ट आई वोंट बी डिस्कसिंग। ऊपर वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि केस आया कंपनी के अगेंस्ट जहाँ पे क्लोजर का ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बट क्लोजर के अगेंस्ट उसने अपील फाइल किया और वो कंपनी को लगता है कि आप केस जीत जाओगे, और उसने क्या किया कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट दे दिया कि क्या नोट दिया है कि कंपनी के अगेंस्ट एक ऑर्डर आया है फॉर द क्लोजर, बट कंपनी ने उसे चैलेंज कर दिया है, और जब तक वो उसका आउटकम आता है तब तक हमने इसको गोइंग कंसर्न पे दिखाया है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या आया, एक इंडिकेटर आया, इंडिकेटर क्या आया, लॉ सूट आया इंडिकेटर। ठीक है, एक अदर इंडिकेटर के रूप में आया। अब जैसे इंडिकेटर आता है तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। फिर अगेन इसमें देखना पड़ेगा कि ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या ये आउटकम ऑफ सूट रियली विल बी इन द फेवरेबल ऑफ कंपनी, क्या मैनेजमेंट का प्लान है। ठीक है, मैनेजमेंट का कुछ ऐसा प्लान है कि कुछ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर ले, कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा प्लान है जो वैलिड लगता है कि हाँ वो केस इनके फेवर में आ जाएगा जिसके कारण क्लोजर नहीं होगा बिजनेस का। इन दैट केस तो ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया, ये जो डिस्क्लोजर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये फॉलोइंग डिस्क्लोजर जो हमने डिस्कस किया था वो तो दिया है मैनेजमेंट ने, इस क्वेश्चन में अपेरेंटली दिख रहा है। जो डिस्क्लोजर दिया तो एक बस सेपरेट हेडिंग देना पड़ेगा ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ऑडिट रिपोर्ट में बेसिकली मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, और वो अपने सेक्शन में बताना पड़ेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, उस नोट का रेफरेंस देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे बनेगा। फिर से बता दूं कि आपका मैनेजमेंट को तो क्या, मैनेजमेंट ने अपना गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया, बोला गोइंग कंसर्न assumption इज वैलिड इन मैनेजमेंट असेसमेंट, बट ऑडिटर को आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद डिटरमाइन करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके उसे देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उसको इवेलुएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट का प्लान ऑफ एक्शन, उसको देखना पड़ेगा एडिशनल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे तो डिस्क्लोजर दिया हुआ ही है, अगर ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न का assumption वैलिड है तो यहाँ पे डिस्क्लोजर तो दिया हुआ ही है, तो बस एक सेपरेट एक सेक्शन आएगा ऑडिट रिपोर्ट में जिसमें वो बता देंगे 3 पॉइंट्स। इन द प्रेजेंट केस एन अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इज गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एंड कंपनी शुड एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा थोड़ा इसको आंसर को यहाँ पे ट्रिम किया हुआ है, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि यहाँ पे
सिर्फ डिस्क्लोजर दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दोगे। आपको ये देखना पड़ेगा, ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा कि ये केस का क्या आउटकम होने वाला है, ठीक है। उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आउटकम अगर आपको लगता है श्योर शॉट की कंपनी केस हारने वाली, क्लोजर होने वाला है, तो दो मैनेजमेंट कितना ही बोल लो कि हम अपील फाइल किए हुए हैं, उस डजंट मीन कि आप सिर्फ अपील फाइल कर रहे हो तो आपका केस फेवर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ब्रॉडली आंसर देना पड़ेगा, सीइंग बोथ द पॉसिबिलिटी, ये केस हारने वाले हैं और केस जीतने वाले, दोनों पॉसिबिलिटी को बता के आपको आंसर करना है, ठीक है। तीसरा, while examining the going concern assumption of an entity, what important indications should be evaluated? Indicators हमने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन और में आ रहा है तो ये वाला ही पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज वाला। टीके प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये जो क्वेश्चन है आई गेस ये इंटरमीडिएट में भी आया हुआ है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, फिर भी आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। TK Projects Limited, a manufacturing company in the steel industry, was allegedly involved in some irregularity relating to allotment of coal blocks for which complaint has been lodged against the company by the government. अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो उसको एक बार सुन लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेसर्स टीके प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग स्टील इंडस्ट्री में थी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो इरेगुलरिटी कर रही है रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक्स, ठीक है, फॉर विच कंप्लेंट वाज लॉज्ड अगेंस्ट द कंपनी बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट केस कर दिया कि वो कुछ कोयले घोटाला में लगी हुई है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टॉप्ड additional working capital finance which caused the financial crisis resulting to stoppage of production, ठीक है। उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसने वर्किंग कैपिटल लोन देने से मना कर दिया, जिसके कारण उसके पास कैश की क्राइसिस आ गई। द कंपनी इनकर्ड मैसिव लॉस, जिसका कॉन्सिक्वेंस मैसिव लॉस भी हुआ प्रोडक्शन बंद होने के कारण। उसके बाद डिले इन सैलरी होने लगा, और जो भी अदर पेमेंट्स थे क्रेडिटर्स को, उसके में भी डिले होने लगा। सर्टेन की मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूडिंग जीएम फाइनेंस एंड सर्टेन अदर एम्प्लॉइज भी छोड़ के चले गए कंपनी को। तो ये सारे क्या है, आपके इंडिकेटर्स बता रहे हैं, कुछ आपके ऑपरेटिंग इंडिकेटर, कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर। फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या था यहाँ पे, ये आपका वर्किंग कैपिटल लोन आपने नेगोशिएट नहीं कर पाए बैंक के साथ। उसके बाद आपका स्टॉपेज इन प्रोडक्शन इज अगेन ऑपरेटिंग इंडिकेटर। आपका एम्प्लॉयमेंट की केएमपी जो छोड़ के जा रहे हैं वो ऑपरेटिंग इंडिकेटर है, ठीक है। तो दीज ऑल आर इंडिकेटर। द कंपनी हैज नो साउंड प्लान ऑफ एक्शन टू मिटिगेट दीज सिचुएशंस। तो आप जो क्या होता है, आपने एक बार वापस से याद करो, तो जब भी आपका कोई इंडिकेटर आता है तो आप क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करते हो, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, उसके लिए क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं आप। मैनेजमेंट से जाके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उसके प्लान ऑफ एक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है ही नहीं। आपने इंक्वायर किया और आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है नहीं। अगर कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो क्या है, गोइंग कंसर्न का एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब गोइंग कंसर्न का एजम्पशन आपने एज एन ऑडिटर डिटरमाइन कर लिया अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न का एजम्पशन मोस्टली क्या है, इनएप्रोप्रिएट है। तो इन दैट केस व्हाट इज द सिचुएशन, आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। अगर मैनेजर ने स्टिल गोइंग कंसर्न को फॉलो करा है, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। अब दो, क्योंकि ये सारे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं जिसके कारण गोइंग कंसर्न इनवैलिड है, बट गोइंग कंसर्न पे डाउट एग्जिस्ट हो सकता है, बट स्टिल यू थिंक कंपनी अभी चल सकता है, कंपनी अभी कुछ पीरियड तक 5 साल 6 साल तक चल सकता है अभी गोइंग कंसर्न। इसके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, मैनेजमेंट गवर्नमेंट लिफ्ट कर देगी कुछ ऐसा बैन वैन, जिसके कारण गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है। दो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है। तो इन दैट केस आपको पता है क्या आंसर लिखना है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं। बट मोस्टली क्योंकि सी आप इस क्वेश्चन में सीधा आप एक आंसर, जो कि बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देख, आपका सीधा क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि मैनेजमेंट के पास कोई प्लान नहीं है मिटिगेट करने के, तो आपका ये गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड नहीं है। गोइंग कंसर्न का आपका प्रोडक्शन भी अचीव कर लिया, रुक गया है, आपका एम्प्लॉयज भी छोड़ के चले गया, और मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा है कि आप कैसे
जो भी इंडिकेटर्स है, जो अनसर्टेनिटी, उसको मिटिगेट कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, तो इन दैट केस इट इज वेरी अपेरेंट कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इनवैलिड है। इन दैट केस अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन फिर भी यूज किया है तो सीधा 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 एडवर्स ओपिनियन लेके ऑडिटर को निकल जाना, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर। आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आप सीधा सीधा मैंने जो बोला वो सुन के आप आंसर लिख देना। थोड़ा यहाँ के क्योंकि आंसर में थोड़ा क्योंकि हिंट दिया हुआ है, थोड़ा आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकली थोड़ा इनएप्रोप्रिएट है, तो मैं जो बोला उसको आप ऐसे ही को रिलेट करो। इंडिकेटर है जिसके अगेंस्ट कोई प्लान नहीं है, कोई कंसर्न का एजम्पशन इनवैलिड है, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई कंसर्न के बेसिस पे बनाया फिर भी अकाउंट्स मैनेजमेंट ने, तो आपको एडवर्स ओपिनियन देके निकल जाना पड़ेगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किया अगर सिग्निफिकेंट डाउट, तो हमने एडिशनल प्रोसीजर तो एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। क्या एडिशनल प्रोसीजर था, उसके लिए हमने टिप भी देखा था। इसको घुमा लेता हूँ, ठीक है। ये एडिशनल प्रोसीजर था जिसका एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो प्लान ऑफ एक्शन। एडिशनल असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो प्लान ऑफ एक्शन, ये याद रख लिए तो आपको एडिशनल एक्शंस भी याद रह जाएंगे। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल लिमिटेड हैज अ डेफिनेट प्लान ऑफ बिजनेस बीइंग क्लोज्ड विद इन शॉर्ट पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब डेफिनेट प्लान है कि वो बिजनेस बंद ही करेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द सेम बेसिस एज इट वाज हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द अर्लियर पीरियड्स विद एडिशनल नोट। वो पुराने तरीके से बनाया, अब भी इसके पास क्या है कि उसका क्लोज करना है बिजनेस को, बट वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे पुराने तरीके से ही बना रहा है। बस एक नोट दे दिया एडिशनल कि that business of company will cease in the near future and the assets shall be disposed of in accordance with the plan of disposal as decided by management. The statutory auditor of company has indicated this aspect in the key audit matter only by the reference as to possible cessation of the business and making of adjustments, if any, they are to be made at the time of cessation only. Comment the reporting by the statutory auditor as above. अब देखो यहाँ पे तो अजीब ही कुछ कर दिया है। क्या हुआ कि डेफिनेट प्लान है, बिजनेस बंद हो गए, मतलब गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इनवैलिड है, फिर भी गोइंग कंसर्न के बेसिस पे मैनेजमेंट ने अकाउंट बना दिया और एक सिर्फ नोट दे दिया कि आप असेट्स को बेचने वाले हो, लाइबिलिटी को पेमेंट करने वाले हो एज पर द मैनेजमेंट प्लान। ऊपर से ऑडिटर तो एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट है, जिसने की ऑडिट मैटर निकाल के बोल दिया की ऑडिट मैटर में कि अबाउट द पॉसिबल सेसेशन ऑफ द बिजनेस। तो आप खुद बताओ, हमने जो पढ़ा है ये स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से कहीं से भी ये अप्रोप्रिएट है? एक्चुअली में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट को बनाना चाहिए अपना अकाउंट्स ऑन लिक्विडेशन बेसिस पे, उसको गोइंग कंसर्न का एजम्पशन नहीं लेना चाहिए। मैनेजमेंट को क्या बताना चाहिए था, अगर गोइंग कंसर्न का एजम्पशन नहीं लेते हो तो उसे फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए था और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो पहले तो गलती मैनेजमेंट ने किया, ऊपर से ऑडिटर ने गलती कर दिया कि उसे एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए था, क्योंकि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न का ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं था, सीधा सीधा एडवर्स ओपिनियन जाना था। हमने पढ़ा है ना बॉस यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कि अगर मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, जो इन दिस केस है, तो सीधा सीधा क्या जाएगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। एडवर्स ओपिनियन जाएगा ना, फिर भी ऑडिटर ने क्या कर दिया, कैम ला दिया। क्या आप ही बताओ, क्या कैम इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एडवर्स ओपिनियन? द आंसर इज नो। कैम सिर्फ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए लाते हो। कैम इज नेवर 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 एवर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एडवर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों गलत है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ भी क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड्स को अच्छे से समझ चुके हो, आप उसका नर्व्स जानते हो, तो आप एकदम इजिली सेल थ्रू कर जाओगे। अगर आप स्टैंडर्ड को रट्टा लगा के जाओगे, सिर्फ रट्टा लगाने इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने टिप्स विप्स दिया है। रट्टा लगाना मैं नहीं बोल रहा कि आपको पॉइंट्स याद नहीं रखने, बट उसके साथ आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन, measures airlift limited carrying on the business of passenger transportation by air is running into continuous financial losses as well as reduction of in sales due to stiff competition and frequent breakdown of its own aircraft, ठीक है। कुछ लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 March 18 आर नाउ टू बी फाइनलाइज्ड।
The management is quite uncertain as to its ability to continue in the near future and has informed the auditor having seized of this matter. It has constituted a committee to study this aspect and to give the suggestion for recovery, if any, from the bad situation. Till the study is completed, according to the management, the issues involves uncertainty as is to continue as a ability to continue its business, and it informs the auditor that fact of uncertainty clamping on going concern would suitably be disclosed in the notes of the finance accounts. State the reporting requirement, if any, of the independent auditor in the audit. ठीक है, इसमें स्टेट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो रिपोर्टिंग कंसिडरेशन जो हमने नेक्स्ट वाला पीडीएफ यहाँ पे पढ़ा था, ये आपको बताना है। देखना पड़ेगा कि ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या गोइंग कंसर्न का एजम्पशन, ये पूरा आपको ये पूरा बेसिकली लिख के आ जाना है वहाँ पे कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन या कि क्या इनअप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने यूज किया है, और जब तक उसका फाइनलाइज्ड ऑडिट कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक उसने यही बोल के अभी अकाउंट्स फाइनलाइज करना है कि ऑडिट गोइंग कंसर्न का एजम्पशन वैलिड है और ये डिस्क्लोजर्स देने के लिए भी मैनेजमेंट रेडी है। तो पहले तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, तो बात ही खत्म हो जाता है, फिर डिस्क्लोजर वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सीधा एडवर्स ओपिनियन। मैनेजमेंट यहाँ पे असेसमेंट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे अराइज नहीं होता है। अब गोइंग कंसर्न का एजम्पशन ऑडिटर डिटरमाइन करता है अप्रोप्रिएट है, तो डिस्क्लोजर तो दे रहा है, तो फिर आपको सिर्फ एक सेपरेट सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना लंबा पैराग्राफ देके आपका यही पैराग्राफ आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ये एक पेज का पूरा बन जाता है एग्जाम के पेपर में, तो आपको बहुत डर जाते हो, बट क्या है, कुछ नहीं है, वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूरा सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आना है, समझ रहे हो? ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड यहीं पे खत्म हो रहा है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आई बिलीव कि ये बहुत फेयर डिस्कशन था, बहुत इन डेप्थ डिस्कशन था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज 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 फॉर मोटिवेशन गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।